ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 151, 80,000 युआन का नीला और सफेद कटोरा और भतीजा जो एक आदमी बन गया। आराम से सोफे पर लेटकर कुछ देर समाचार ब्राउज करता रहा। अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए जियांग ताओ भी कुछ सोच रहा था। आज वसंत महोत्सव की छुट्टियों का आखिरी दिन है और कई लोगों ने काम पर लौटना शुरू कर दिया है, नए साल के काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। जियांग ताओ स्वाभाविक रूप से अब सामान लेने के लिए रेड स्टार सेकंड हैंड होलसेल मार्केट में नहीं जाएंगे, लेकिन वह हर दिन घर पर आराम से नहीं घूम सकता था, जिससे संदेह पैदा होता। उसे अपने लिए कुछ करने की जरूरत थी। कम से कम सतही तौर पर लोगों को उन्हें व्यस्त और गंभीरता से काम करते हुए देखना चाहिए। हालांकि जियांग ताओ ने अभी तक ये नहीं सोचा था कि वास्तव में क्या करना है। ऑनलाइन ऐसी कंपनियां हैं जहां आप काम पर जाने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जियांग ताओ को लगा कि खुद को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। इसे भूल जाओ, जब मैं बीजिंग वापस आऊंगा तो इसके बारे में सोचूंगा। एक अपार्टमेंट किराए पर लें, जियोजू के लिए एक स्कूल ढूंढें और पहले घर बसा लें। दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम से मिली जानकारी के आधार पर आय पहले से ही काफी अच्छी है, इसलिए पैसा बनाने के बारे में अत्यधिक चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत देर तक सोचने के बाद, लेकिन अपने ही ज्ञान से सीमित महसूस कर रहा था। जियांग ताओ एक अच्छी उद्यमशीलता परियोजना के साथ नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से हार मान ली। परियोजनाओं की जांच की जानी चाहिए, केवल कल्पना पर्याप्त नहीं है। अभी कुछ भी सोचने में असमर्थ, जियांग ताओ अब अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस समय जीवन बहुत अच्छा है। भले ही भविष्य के व्यवसाय में कोई सफलता न मिले, केवल यथास्थिति बनाए रखना पहले की तरह सेकंड हैंड बाजार में दौड़ने से 100 गुना बेहतर है ना? इस तरह सोचते हुए जियांग ताओ को अधिक आराम महसूस हुआ और थोड़ी सी भी चिंता बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब जू ली और अन्य लोग फिल्म से लौटे तो शाम के 11 बज चुके थे। जियांग जू का छोटा सिर चावल चुगने वाले छोटे चूजे की तरह आगे पीछे हिल रहा था। जू ली ने बस अपने हाथ, पैर और चेहरा धोया, फिर जियांग ताओ ने उसे अपने छोटे से बेडरूम के बिस्तर पर ले जाया। बारी बारी से कपड़े धोने के बाद वे सोने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। इन 2 दिनों में जू ली के मासिक धर्म के दौरान जियांग बिंग की नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराता था, वह सो जाता था। जू ली भी फिल्म देखने से थक गई थी और जियांग ताओ के साथ कुछ शांत बातचीत के बाद वह भी सो गई। जियांग ताओ अभी भी खुफिया अपडेट के लिए आधी रात तक जागता रहा। दैनिक इंटेलिजेंस 01, आपने कल अपने बड़े भाई जियांग हे से मुलाकात की और संबंधित जानकारी प्राप्त की। जियांग हे के आंगन में नीला और सफेद कटोरा 80,000 युआन मूल्य की किंग राजवंश की प्राचीन वस्तु है। ताजा बुद्धिमत्ता का पहला टुकड़ा देखकर जियांग ताओ दंग रह गया। उसके दिमाग में कल का एक दृश्य तेजी से कौंध गया। कल जब वह जियांग जू को अपने 2 भतीजों को खोजने के लिए ले गया तो उसने उन्हें कुत्ते को खिलाने के लिए बालकनी के नीचे एक कटोरा पकड़े हुए देखा। ये वही कटोरा होगा। भाई टोंगजी की सलाह देखकर जियांग ताओ मनोरंजन और असहायता का मिश्रण महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। एक कुत्ते को खिलाने के लिए 80,000 युआन का कटोरा लापरवाही से यार्ड में फेंक दिया गया। एक कीमती चीज की कितनी बर्बादी। ये पैसा मेरे बड़े भाई को जाना चाहिए, इससे उनके जीवन में थोड़ी मदद हो सकती है। जियांग ताओ को अपने बड़े भाई के आंगन के कटोरे से ईर्ष्या नहीं थी। ये सिर्फ 80,000 युआन है, उसके पास पैसा कमाने के बहुत सारे अवसर हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खुफिया जानकारी का पहला भाग पढ़ने के बाद जियांग ताओ अगला भाग देखने के लिए उत्सुक था। दैनिक इंटेलिजेंस 02, आपने कल अपने बड़े भतीजे जियांग शिजी के साथ कुछ बातचीत की और संबंधित जानकारी प्राप्त की। वांग शियाओ की मदद से जियांग शिजी एक लड़के से एक आदमी में बदल गया है। वह बच्चा शिजी, होनहार, अपने बड़े भतीजे के बारे में दूसरी खुफिया जानकारी देखकर जियांग ताओ फिर से खुश हुए बिना नहीं रह सका। ओह ठीक है, एक बुजुर्ग के रूप में उन्होंने ऐसी चीजों के बारे में चिंता न करने का फैसला किया और सो गए। हमेशा की तरह वह तब तक सोता रहा जब तक कि वह स्वाभाविक रूप से जाग नहीं गया। उठने के बाद 3 लोगों के प्यारे परिवार ने जियांग बिंग के साथ मिलकर जो खाने पीने की व्यवस्था कर रहा था, जूली द्वारा तैयार किए गए प्यारे नाश्ते का आनंद लिया। आज का नाश्ता तले हुए आटे की छड़ियों और बाजरा कद्दू दलिया का संयोजन था। तले हुए आटे की छड़ें जूली द्वारा खरोंच से बनाई गई थीं, जो बाहरी की तुलना में अधिक साफ और स्वच्छतापूर्ण थीं। नर्म और कुरकुरा, वे काफी सफल साबित हुए। इन वर्षों में जूली घर पर रहकर अपनी बेटी जियांग जू की देखभाल कर रही थी, जो एक अंधेरे व्यंजन मास्टर से आज के नाजुक छोटे शेफ तक विकसित हुई, जो आसान नहीं था। नाश्ते के बाद जियांग बिंग और जूली फीटियन पिग पॉपकॉर्न बाल्टी ऑर्डर को संभालने में व्यस्त रहे। इन दिनों जैसे जैसे फिल्म नेझा 2 अधिक से अधिक गर्म होती जा रही थी, संबंधित विषय भी बढ़ते गए। इस आईडी से जुड़े माल को इस लहर से लाभ हुआ, जिससे बिक्री सुनिश्चित हुई। हालांकि कई विक्रेताओं को स्टॉक की कमी के कारण प्री ऑर्डर मॉडल अपनाना पड़ा। जियांग ताओ और थर्ड ब्रदर जैसे विक्रेता जिनके पास स्टॉक था, तुरंत सामने आ गए। हालांकि कीमत मूल से कई गुना अधिक थी, ये स्टॉक में था।
इतने बड़े ग्राहक आधार के साथ भले ही केवल 1% ने कीमत स्वीकार की हो, ये जियांग ताओ और अन्य लोगों के लिए भाग्य बनाने के लिए पर्याप्त था। अपने बड़े भाई के आंगन में कटोरे के बारे में सोचते हुए जियांग ताओ ने लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट को हाथ में ले लिया। डैडी टिल्डर, मेरे पैर थक गए हैं, मैं चलना नहीं चाहता, क्या हम अंकल के घर तक गाड़ी चला सकते हैं? जैसे ही वे बाहर निकले, जियांग जू ने उनकी चमकदार और सुंदर कार को देखा और अब चलने का मन नहीं किया। या तो यहाँ या यहाँ, आप एक को चुने। जियांग ताओ कार के दरवाजे के पास गया, मुस्कुराते हुए बैठ गया और अपनी पीठ की ओर इशारा किया और फिर कार के दरवाजे की ओर इशारा किया। हे टिल्डर, बेशक मैं डैडी को चुनूंगा टिल्डर। एक पल की भी झिझक के बिना जियांग जू दौड़कर अपने पिता की पीठ पर चढ़ गई। क्या यह डैडी की पीठ पर या हमारी कार में अधिक आरामदायक है? बेशक टिल्डर, डैडी की पीठ पर यह अधिक आरामदायक है टिल्डर। हे डैडी, क्या आप थक गए हैं? मुझे आपके कंधों की मालिश करने दीजिए। बड़े भाई जियांग हे के घर पहुंचते ही पिता और बेटी ने बातचीत की। प्रवेश करने पर घर में वही शांत और खाली माहौल था। अंकल, जियो जू बहन, आप यहाँ हैं। अध्याय 152, 80,000 युआन का नीला और सफेद कटोरा और भतीजा जो एक आदमी बन गया। जियांग शाओजी, जो घर के अंदर अपने फोन से खेल रहा था, आंगन में शोर सुनकर बाहर आया। क्या आप आज घर पर अकेले हैं? जियांग ताओ ने चारों ओर देखा और देखा कि उसके बड़े भाई की इलेक्ट्रिक बाइक और उसकी भाभी की खाने की गाड़ी दोनों गायब थी। यहाँ तक कि उनके भतीजे जियांग शिजी की माउंटेन बाइक भी वहां नहीं थी। हाँ, मेरे पिताजी काम पर गए थे, मेरी माँ नाश्ता बेचने गई थी और मेरा भाई कल रात एक सहपाठी के घर गया और वापस नहीं आया। ये सुनकर जियांग ताओ हंसे। सहपाठियों के साथ तब तक खेलते रहे जब तक आप बिस्तर पर न हो। थोड़ी सी बातचीत के बाद जियांग ताओ की नजर बालकनी के नीचे रखे नीले और सफेद कटोरे पर चली गई। निश्चित रूप से जियांग ताओ के विचार में कटोरा गहरे सुनहरे रंग के साथ चमक रहा था। जाहिर है, ये वही नीला और सफेद कटोरा था जिसकी कीमत 80,000 बताई गई थी। जियांग ताओ तेजी से चला, नीचे बैठ गया और जमीन से कटोरा उठाया। अंकल, क्या आपको एक कटोरे की जरूरत है? मैं आपके लिए एक साफ कटोरा ला सकता हूँ। वह बहुत गंदा है, आपको इसे फेंक देना चाहिए। जियांग शाओजी को आश्चर्य हुआ कि उसके चाचा कटोरे के साथ क्या करना चाहते थे। फिर वह दौड़कर रसोई में गया और एक साफ कटोरा ले आया और बड़े उत्साह से उसे पेश किया। अंकल, इसे इस्तेमाल करो, ये साफ है। जियांग ताओ ने अपने भतीजे की ओर देखा और मजाक में डांटते हुए कहा, तुम क्या जानते हो बच्चे? मुझे लगता है कि यह कटोरा किसी प्राचीन वस्तु जैसा दिखता है। एक प्राचीन वस्तु? बिल्कुल नहीं। जब मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था तो मैंने इसे मैदान से यूं ही उठा लिया। जियांग शाओजी को अपने चाचा की बातों पर भरोसा नहीं था। यदि यह वास्तव में एक प्राचीन वस्तु होती तो क्या इसका मूल्य बहुत अधिक नहीं होता? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो इसमें माहिर है। शाओजी, जाओ मेरे लिए एक गीला कपड़ा ले आओ और मैं पहले इसे ठीक से साफ कर दूंगा। ठीक है अंकल। यह सुनकर कि जो कटोरा उसने उठाया था वह प्राचीन वस्तु हो सकता है, जियांग शाओजी का उत्साह तुरंत जाग गया और वह खरगोश से भी तेज दौड़ा। ये लीजिए अंकल। अपने भतीजे से गीला कपड़ा लेने के बाद जियांग ताओ ने नीले और सफेद कटोरे को अच्छी तरह से पोंछ दिया। उसने उस पर लगी गंदगी को रगड़ा, जिससे उसका असली स्वरूप सामने आ गया। कटोरे का किनारा लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ा था। अंदर से सफेद, बाहरी तरफ नीले और सफेद रंग का पैटर्न था। प्राचीन वस्तुओं को जाने बिना भी कोई यह बता सकता है कि इस कटोरे की कुछ उम्र है। हालांकि गांव के हर घर में कुछ पुराने कटोरे थे और कोई भी उन्हें प्राचीन वस्तुएं नहीं मानता था। यदि भाई टोंगजी की सलाह न होती तो ये कटोरा किसी समय गलती से टूट गया होता और गांव के कूड़ेदान में फेंक दिया गया होता। कटोरा साफ करने के बाद जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला और उसे कॉल करने के लिए वीचैट पर झांगबो का नंबर ढूंढा। बीप बीप बीप। कुछ ही घंटियों के बाद कॉल का उत्तर दिया गया और झांगबो की छवि फोन स्क्रीन पर दिखाई दी। अरे भाई जियांग, अभी भी घर वापस आ रहे हैं? आप बीजिंग कब वापस आ रहे हैं? आइए भोजन करते हैं। जियांग ताओ को अभी भी अपने ग्रामीण गृहनगर में देखकर झांगबो ने मुस्कुराते हुए पूछा। जियांग ताओ ने जो प्राकृतिक बेजार उसे बेचा था उसे उसके पिता ने पहले ही 1.9 मिलियन में बेच दिया था। कुछ ही दिनों में उन्होंने पुनर्विक्रय में 170,000 कमाए। ये साल की काफी भाग्यशाली शुरुआत थी। एक ग्राहक के रूप में जियांग ताओ के लिए पिता और पुत्र का सम्मान भी काफी बढ़ गया था। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा। झांगबो, मुझे यह आकलन करने में मदद करें कि इस कटोरे की कीमत कितनी है। जियांग ताओ ने झांगबो के साथ समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत फोन के कैमरे को ताजा साफ किए गए नीले और सफेद कटोरे की ओर इशारा किया। उसके बगल में जियांग शाओजी ने अपने कान खड़े कर लिए, घबराहट से झांगबो के मूल्यांकन का इंतजार कर रहा था। मुझे देखने दो। स्थिति और शैली को देखते हुए यह संभवतः जियानफेग युग का एक कटोरा है। भाई जियांग, क्या आप कटोरा घुमा सकते हैं ताकि मैं इसे पूरी तरह देख सकूं? क्या अफसोस है, यह एक नागरिक भट्ठे से है। यदि यह एक आधिकारिक भट्ठे से होता तो इस कटोरे की कीमत लाखों में होती। स्थिति काफी अच्छी है। मेरा अनुमान है कि इसकी कीमत 80,000 से कुछ अधिक होगी।
फोन पर झांग बो का मूल्यांकन सुनने के बाद जियांग ताओ को स्वीकार करना पड़ा, पेन गार्डन का लिटिल लिसनिंग स्प्रिंग वास्तव में प्रतिष्ठित था। झांग बो का अनुमानित मूल्य भाई टोनगजी के समान था, 80,000। झांग बो का मूल्यांकन सुनकर जियांग शाओजी की आंखें लगभग बाहर आ गईं। एक बेतरतीब पुराना कटोरा जो उसने उठाया था वह बहुत मूल्यवान निकला। क्या उसने यूं ही बाहर से 80,000 का कटोरा उठा लिया? जियांग ताओ ने झांग बो से पूछा, क्या आपका परिवार इसे खरीदता है? हाँ बिल्कुल भाई जियांग, जब आपके पास समय हो तो कटोरा ले आएं, और जब हम मिलेंगे तो हम इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बीजिंग लौटने पर मैं तुम्हें ढूंढूंगा। निश्चित बात, हम आपका इंतजार करेंगे भाई जियांग। सुनिश्चित करें कि कटोरा सुरक्षित और हानिकर रहे, क्षति कीमत को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। जब हम मिलेंगे तो बातें करेंगे। अलविदा भाई जियांग। व्यवसाय पर चर्चा करने के बाद जियांग ताओ ने लापरवाही से झांग बो के साथ कॉल रख दी। अंकल, क्या ये कटोरा सचमुच 80,000 का है? हालांकि उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना था, जियांग शाओजी को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह सपना देख रहा हो। शाओजी जैसे सामान्य, यहां तक कि कुछ हद तक गरीब परिवार के लिए 80,000 एक बड़ी रकम थी। जियांग ताओ हंसे, क्या यह अभी भी वास्तविक नहीं है? जिस मित्र से आपने अभी बात की वह ऐसी चीजों में विशेषज्ञ है। तो आपने इसे कहां से उठाया? उनमें से कोई और नहीं, बस यही। जियांग शाओजी के चेहरे पर अफसोस की अभिव्यक्ति फैल गई। यदि वह कुछ और कटोरे चुन पाता तो उसका परिवार मालामाल हो जाता। जियांग ताओ ने कहने से पहले नीले और सफेद कटोरे की दोबारा जांच की। जब तुम बाहर जाओ तो इसे इधर उधर मत फैलाओ। मैं कटोरा घर ले जाऊंगा और मैं तुम्हारे पिताजी को आज रात इस मामले पर ठीक से चर्चा करने के लिए बुलाऊंगा। ठीक है अंकल, आप ले लीजिए। जियांग शाओजी को पता था कि उनके चाचा उनके परिवार से इतनी छोटी संपत्ति के लिए लालची नहीं होंगे और उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जियांग ताओ ने कहा, पहले मेरे लिए कुछ पुराने कपड़े और कटोरा पैक करने के लिए एक डिब्बा ढूंढो। ठीक है अंकल, मैं उन्हें ले आऊंगा। सिर हिलाते हुए जियांग शाओजी फिर से मुख्य घर में भाग गई। वह जल्द ही एक ऑटम शर्ट और एक जूते का डिब्बा लेकर लौटा। सबसे पहले जियांग ताओ ने नीले और सफेद कटोरे को शरद ऋतु शर्ट में सुरक्षित रूप से लपेटा, फिर इसे जूते के डिब्बे में रख दिया, जिससे यह अच्छी तरह से फिट हो गया। आखिरकार इसकी कीमत 80,000 से अधिक थी और यह नाजुक था। उचित पैकेजिंग वास्तव में आवश्यक थी। अध्याय 153, नया इंटेल और क्रेडिट किया गया 1 मिलियन का इनाम। तियान परिवार का बीफ फार्म। बॉस, मुझे एक सिगरेट दो। बॉस, आपका भतीजा वास्तव में कुछ है। हमारे खेत को लगभग 10 लाख में खरीद रहा है। बॉस का भतीजा बहुत बड़ा आदमी है। क्या तुमने उसे वह बेंच चलाते हुए नहीं देखा है? और बीजिंग प्लेटों के साथ। बॉस, क्या आपके भतीजे ने बीजिंग में एक घर खरीदा? बहुत प्रभावशाली। आमतौर पर तियान जियाओगुआंग के साथ काम करने वाले कुछ अजीब काम करने वाले कर्मचारी अब उसके चारों ओर थे, प्रत्येक चापलूसी वाले शब्दों की पेशकश कर रहा था। पूर्व सहकर्मी बॉस बन जाते हैं और रहना या छोड़ना उनके शब्दों का मामला है, इसलिए थोड़ी चापलूसी की अभी भी आवश्यकता है। तियान जियाओगुआंग की पहली बार चापलूसी की जा रही थी और वह काफी प्रसन्न महसूस कर रहा था। ठीक है, आप सब काम पर वापस आ जाओ, जो कर रहे हो वही करते रहो, भले ही बॉस बदल जाए, आपका व्यवहार नहीं बदलेगा। अपने पूर्व साथी कर्मचारियों को आश्वस्त करने के बाद तियान जियाओगुआंग ने उन्हें काम जारी रखने के लिए कहा। सुबह का खाना खिलाने का काम पूरा हो गया और कुछ कर्मचारी सफाई का काम संभाल सके। तियान जियाओगुआंग के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने उस कार्य के बारे में सोचा जो उसके भतीजे ने उसे सौंपा था। अपने छात्रावास के कमरे में वापस आकर तियान जियाओगुआंग ने अलमारी से कपड़ों का एक साफ सेट निकाला और कपड़े बदले, फिर अपनी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर खेत से बाहर चला गया। लगभग 10 मिनट में तियान जियाओगुआंग एक लॉटरी की दुकान के सामने रुका, अपना स्कूटर खड़ा किया और प्रवेश करने के लिए दरवाजे को धक्का दिया। दोपहर के करीब लॉटरी की दुकान पर कारोबार काफी तेज था। कई लोग नंबर गेम खेल रहे थे और कुछ अन्य लोग स्क्रैच ऑफ की कोशिश कर रहे थे। तियान जियाओगुआंग ने बिना किसी का अभिवादन किए प्रवेश किया और वह सीधे काउंटर पर चला गया और टिकट खरीद रहे एक ग्राहक के पीछे खड़ा हो गया। अनजाने में नजर चुराते हुए तियान जियाओगुआंग की नजर तियान मिंगरोंग पर पड़ी, जिससे वह ठिठक गया। जियोरोंग, ये वह कैसे हो सकती है? क्या संयोग है? जैसे ही उसने तियान मिंगरोंग का चेहरा देखा, उसके दिमाग में बड़ी चोटी वाली लड़की की छवि उभरी। वह उसकी जवानी का एक तरफा प्यार था जिसे कबूल करने की उसे कभी हिम्मत नहीं हुई। वह इतनी सुंदर और दयालु थी, उसे लगा कि वह योग्य है। तियान जियाओगुआंग को डर था कि अगर उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की तो वे दोस्त भी नहीं रह सकेंगे। उनकी गणना के अनुसार उन्हें आखिरी बार मिले हुए कम से कम 20 साल हो चुके थे। लेकिन तियान जियाओगुआंग ने एक ही बार में उस महिला को पहचान लिया जिस पर उसका दशकों से क्रश था। अरे आप हैं, आप भाई जियाओगुआंग हैं। सामने वाले ग्राहक के लिए टिकट खत्म करने के बाद तियान मिंगरोंग ने ऊपर देखा और तियान जियाओगुआंग को देखा। शुरू में आश्चर्य का संकेत प्रकट हुआ, फिर वह जल्दी से मुस्कुराए और तियान जियाओगुआंग का स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। मिंगरोंग, ये वास्तव में आप हैं।
इतने सालों के बाद भी तुम जरा भी नहीं बदली हो, फिर भी बहुत सुंदर हो। तियान शियाओगुआंग ने अपने आंतरिक उत्साह को दबाया और यथासंभव शांत स्वर में तियान मिंगरो का अभिवादन किया। भाई जियोगुआंग, चिढ़ाना बंद करो, मैं 50 या 60 के दशक में हूँ, अब एक बुरी औरत हूँ, बिल्कुल बदसूरत। तियान मिंगरोव के शब्द कुछ हद तक निष्ठाहीन थे, क्योंकि महिलाएं उम्र की परवाह किए बिना सुंदर के रूप में प्रशंसा पाना पसंद करती हैं। यहाँ तक कि सुंदर कहलाने से प्रसन्न एक बुजुर्ग महिला भी लंबे समय तक खुश रह सकती है। तियान जियाओगुआंग ने हंसते हुए कहा, बदसूरत नहीं, बिल्कुल भी बदसूरत नहीं, आप हमेशा तियान फैमिली मैनर की गांव की सुंदरता है। तियान मिंगरोग, हाँ, इतने सालों के बाद भाई जियोगुआंग ने लोगों की प्रशंसा करना सीख लिया है। आप अभी क्या कर रहे हैं? क्या तुम शादीशुदा हो? मैं इस समय अपने काम के बारे में तियान मिंगरोग की पूछताछ सुनकर तियान शियाओगुआंग गर्व से सीधे हो गए और कहा, मैं अब एक बीफ फार्म का मालिक हूँ, 100 से अधिक गायों का प्रभारी हूँ। तियान शियाओगुआंग ने प्रबंधक बनने के लिए अपने भतीजे के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने के लिए आभारी महसूस किया। अन्यथा जियोरोन के सामने गाय चराने वाला होना स्वीकार करना शर्मनाक होगा। जवानी हो या बुढ़ापा, लोग अपने पसंदीदा लोगों से पहले अपनी छवि की परवाह करते हैं। वाह, भाई जियोगुआंग इन वर्षों में प्रबंधक बनकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बस ऐसे ही, मैं बस अपने भतीजे के जूतों पर सवार हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी कॉटेल्स, उनकी सवारी करने में सक्षम होना एक अच्छी बात है। काश मैं किसी की कॉटेल्स की सवारी कर पाता। जियोरोंग, अब आप स्टो में किसी और के न होने पर ये दो लंबे समय से परिचित लोग बातचीत करने लगे। लगभग 20 वर्षों तक बिना मिले रहने के बाद उनकी अप्रत्याशित मुलाकात से स्पष्ट रूप से अंतहीन आनंददायक बातचीत हुई। ... इस दौरान ली फैमिली टाउन में जियांताओ सुपरमार्केट के सामने, जो कई दिनों से बंद था, झांग शियाओयान ने अभी एक ग्राहक के लिए हाथ से पकड़ी गई पाई बनाना समाप्त ही किया था, तभी फोन की घंटी बजी, जिसे उसने खाने की गाड़ी पर छोड़ दिया था। कॉलर आईडी को बच्चे के पिता के रूप में देखकर झांग जियाओयान कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। उसका पति साल के किसी भी समय शायद ही कभी फोन करता था। ऐसा लग रहा था मानो आज सूरज पश्चिम में उगाया हो। हेलो बच्चे के पिता, क्या चल रहा है? कुछ भी। झांग शियाओयान ने सीधे तौर पर फोन उठाया और पूछा, प्रिय, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर। दूसरी ओर जियांग हे ने अद्वितीय उत्साह के साथ बात की। जैसे ही झांग जियाओयान ने सूरजमुखी के बीज की तरह अंडे के टुकड़े अपने मुंह में डालना जारी रखा, उसने हंसते हुए पूछा, कैसी अच्छी खबर? क्या आपको वेतन वृद्धि मिली? बढ़ाने से बेहतर, जल्दी करो और बताओ कि यह क्या है। फोन कॉल मुफ्त नहीं है, या जब तुम आज रात वापस आओगे तो कहो। नहीं नहीं, इतनी बड़ी खबर, मुझे आपको जल्दी बताना होगा, यह आपको पूरा दिन खुश कर देगी। बच्चे के पिता, जल्दी करो, मुझे भ्रम में रखना बंद करो, बस मुझे पहले ही बता दो, मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं कि फूल मुरझा गए हैं। क्या आपको वह बड़ा कटोरा याद है जिसे हमारा दूसरा बच्चा बाहर से उठाकर घर ले आया था? हाँ, मुझे याद है। झांग जियाओयान ने उस कटोरे का उपयोग मुर्गियों को खिलाने के लिए भी किया था, जिसने गहरी छाप छोड़ी थी। आज हमारे दूसरे बच्चे ने घर पर उस कटोरे को देखा, ये सोचकर कि यह एक प्राचीन वस्तु जैसा लग रहा है, और उसने इसे प्राचीन वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले एक दोस्त को दिखाया, और यह वास्तव में एक प्राचीन वस्तु है। अध्याय 154, नया इंटेल और क्रेडिट किया गया 1 मिलियन का इनाम। क्या वह चीज एक प्राचीन वस्तु है? बिल्कुल नहीं, क्या आप मजाक कर रहे हैं? जब झांग जियाओयान ने अपने पति की बातें सुनी तो उन्हें लगा कि यह हास्यास्पद है। वह टूटा हुआ कटोरा, जिसकी उसने परवाह भी नहीं की, वह प्राचीन वस्तु निकला। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दूसरे अंकल ने मुझे फोन किया और कहा कि एक खरीदार इसके लिए 80,000 देने को तैयार है। वह चाहते हैं कि मैं आज रात उनके घर जाकर इस पर चर्चा करूं। कैसे? कितने पैसे? 80,000? कितना? झांग शियाओयान की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी अभिव्यक्ति एकदम सदमे जैसी थी। उसने ली फैमिली टाउन में सीख और नाश्ता बेचकर कड़ी मेहनत की, और प्रति वर्ष केवल 30 से 40,000 कमाती थी। जो कटोरा उसके बेटे ने यूं ही उठाया था, जिसे उसने लगभग फेंक दिया था, उसकी कीमत 80,000 है। 80,000? हाँ, 80,000। उस खरीदार ने 80,000 की पेशकश की। प्रिय, इस साल हमारे परिवार की किस्मत बदल रही है। हमने अभी अभी नया साल पार किया है और पहले ही 80,000 कमा चुके हैं। फोन के दूसरी ओर जियांग हे भी उतना ही उत्साहित था। फैक्ट्री में कड़ी मेहनत करके वह साल में केवल 50-60 हजार ही कमा पाते थे। ये कटोरा 1.5 साल की मेहनत के बराबर था। तो फिर झिझक क्यों? दूसरे अंकल को बताएं कि हम बेच रहे हैं, जल्दी से इसे बेच दें। अगर उन्होंने अपना मन बदल दिया तो क्या होगा? हाँ, मैंने पहले ही दूसरे अंकल को आगे बढ़ने और इसे बेचने के लिए कहा है। हम वास्तव में इन चीजों को नहीं समझते हैं। ओह, यह अच्छा है। जोड़े ने फोन पर कुछ देर तक बातचीत जारी रखी। फोन रखने के बाद झांग शियाओयान वास्तव में खुश और उत्साहित महसूस कर रही थी, बिल्कुल उसके पति जियांग हे ने कहा था। 80,000 निश्चित रूप से उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। ठीक इसी तरह उन्होंने बेवजह अतिरिक्त 80,000 कमाए। दूसरा अंकल, इस अप्रत्याशित भाग्य को पाने के आश्चर्य से वास्तविकता में वापस आना।
झांग जियाओयान को पता था कि उन्हें स्वर्ग के अलावा एक और व्यक्ति को धन्यवाद देने की जरूरत है, और वह व्यक्ति बच्चे का दूसरा चाचा है। यदि बच्चे के दूसरे चाचा की प्राचीन वस्तुओं के प्रति पैनी नजर न होती तो परिवार को वह पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता। समय बीतता गया और शाम हो गई। जैसे ही वसंत महोत्सव की छुट्टियां समाप्त हुई, दिनचर्या धीरे धीरे सामान्य हो गई और जियांग हे का स्थानापन्न कार्य भी समाप्त हो गया। शाम 6 बजे काम से छूटकर वह 6:30 बजे से पहले घर आ जाता था। असामान्य रूप से उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और फिर झांग जियाओयान के साथ अपने माता पिता के घर चला गया। माता पिता का घर हमेशा की तरह जीवंत था। बीजिंग से अंकल सन सहित पूरा परिवार वहां था, जैसे कि यह अभी भी नया साल हो। एक शानदार रात्रिभोज के बाद झांग शियाओयान और जू ली ने अपनी सास के साथ बातचीत की। जियांग ताओ अपने बड़े भाई को घर ले गया और वह कटोरा निकाला जो उसने दिन में पहले ही रख दिया था। ये वही है, मेरे दोस्त ने कहा कि वह इसे 80,000 में खरीदेगा। यदि आप बेचना चाहते हैं तो वह अभी जमा राशि जमा कर सकता है। जियांग ताओ ने अपने बड़े भाई के साथ झगड़ा नहीं किया, वह सीधा साधा था और कोई कटौती नहीं चाहता था। वे परिवार थे, ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। यदि वह लालची होता तो कटोरा ले सकता था और जेब में रखकर खुद ही इसे बेच सकता था और कोई भी उससे सवाल नहीं करता। इसे बेच दो, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर वह पैसे की पेशकश कर रहा है तो हम बेच देंगे। जियांग उसने बेचने का निर्णय लेने में संकोच नहीं किया। उसे चिंता थी कि खरीदार अपना मन बदल सकता है। 80,000 की तो बात ही छोड़िए, 8,000 या 800 में भी बिक्री होगी। उनके आंगन में एक उपेक्षित कटोरा 80,000 में बिक रहा है। उन पर भाग्य का ऐसा प्रहार पड़ना इतना अच्छा है कि उसे मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर मैं उसे बता दूंगा कि यह बिक गया है। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर अपने भाई के सामने झांग बो के साथ एक वीडियो कॉल शुरू की। झांग बो ने स्क्रीन के माध्यम से नीले और सफेद कटोरे की कुछ और बार जांच की, अंततः सौदे की पुष्टि की। बिक्री को अंतिम रूप देते हुए जियांग ताओ को 10,000 जमा राशि हस्तांतरित की। जियांग ताओ ने बिना किसी उपद्रव के जमा राशि स्वीकार कर ली और इससे पहले कि वह अपने भाई को जमा राशि और शेष 70,000 का भुगतान कर पाता, जियांग ने उसे रोक दिया। जियांग हे ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, इसे मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है दूसरे अंकल। क्या मैंने गाय फार्म परियोजना के लिए आपसे 90,000 उधार नहीं लिए थे? यह 80,000 तुम अपने पास रखो और मैं तुम्हें शेष 10,000 कुछ महीनों में लौटा दूंगा। मुझे पैसों की तत्काल आवश्यकता नहीं है भाई। जब भी आप आर्थिक रूप से सहज हो तो मुझे भुगतान कर दें। जियांग ताओ ने 10,000 जमा राशि अपने पास रखते हुए अपने बड़े भाई से बहस नहीं की। मुख्य व्यवसाय निपटाने के बाद भाइयों ने अगले 2 घंटों तक बेकार की बातें की। जब तक जू ली और अन्य लोग माता पिता के घर से वापस नहीं आ गए तब तक वे नहीं गए। ... समय तेजी से पहले चंद्र माह के 15वें दिन लालटेन महोत्सव की ओर बढ़ गया। पिछले सप्ताह में या तो जियांग ताओ की किस्मत खराब हो गई थी या भाई टोंगजी आकर्षक युक्तियों की एक श्रृंखला के बाद चिंतित थे, या शायद यूरोपीय और अफ्रीकी आर्थिक गतिशीलता खेल में थी। उत्पन्न 14 युक्तियों में से कोई भी पैसा कमाने वाली नहीं थी, केवल तुच्छ जानकारी थी। फिर भी जियांग ताओ बेकार नहीं था, रोजाना अंतहीन काम में व्यस्त रहता था। गाय फार्म परियोजना में 300 गायों के अधिग्रहण की योजना बनाई गई। तियान जियानमिंग से खरीदे गए फार्म में केवल 106 गाय थीं, जबकि 200 से अधिक की जरूरत थी। जियांग ताओ, जो हमेशा अधिकतम लाभ की तलाश में रहता था, स्वाभाविक रूप से 300 गायों का कोटा पूरा करने का लक्ष्य रखता था। लियू जियुआन और शान युफेई पशु व्यापारी बन गए, जिन्हें जियांग ताओ ने अतिरिक्त बोनस के साथ प्रतिदिन 300 की मजदूरी पर गाय खरीदने का काम सौंपा। उनका वेतन बीजिंग में उनके फल बाजार व्यवसाय के बराबर था। स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे जैसे गायों की संख्या बढ़ती गई, भोजन और सफाई का काम भी काफी बढ़ गया। जियांग ताओ ने अपने छोटे चाचा से खेत के लिए 2 और श्रमिकों को काम पर रखा था। गाय फार्म का काम व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा, महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए परिपक्वता की प्रतीक्षा की गई। इसके अलावा जू ली का चचेरा भाई जू जियांताओ अंततः जाग गया, लेकिन वह लकवाग्रस्त था, हेमिप्लेजिक था। संभवतः वह अपना शेष जीवन व्हीलचेयर पर बिताएगा। अध्याय 155, नई खुफिया जानकारी और श्रेय दिया गया 1 मिलियन का इनाम। जू जियांताओ ने ली फैमिली टाउन में जो सुपरमार्केट खोला था, वह स्वाभाविक रूप से अब संचालन जारी नहीं रख सका। इसलिए उनके चाचा के परिवार ने जियांग ताओ और जू ली से संपर्क किया और पूछा कि क्या वे सुपरमार्केट संभालने के इच्छुक हैं। वह सुपरमार्केट एक बड़े स्थिर ग्राहक आधार और आपूर्ति चैनलों के साथ 10 वर्षों से अधिक समय से चल रहा था। जब तक उन्होंने इसे अपने कब्जे में लिया, वे लाभ कमा सकते थे। वार्षिक मुनाफा 300,000 से कम नहीं होगा। यदि विज्ञापित किया जाए तो इस तरह की एक समृद्ध दुकान को मिनटों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे अच्छा स्थानांतरण शुल्क प्राप्त होगा। लेकिन जू ली के चाचा के परिवार ने जियांग ताओ की जीवन रक्षक मदद के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए 0 हस्तांतरण शुल्क पर सुपरमार्केट को जियांग ताओ और जू ली को स्थानांतरित कर दिया। जियांग ताओ ने सामान के लिए 180,000 का भुगतान करने के बाद तियान फैमिली मैनर के मालिक जियांग ताओ सुपरमार्केट के मालिक होने के अलावा एक नई पहचान हासिल की।
लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट के लिए बेहतर शिक्षा की स्थिति प्रदान करने के लिए जियांग ताओ ने जूली और उनके लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट को बीजिंग ले जाने की योजना बनाई। इसलिए उन्होंने सुपरमार्केट के प्रबंधन अधिकार अपने बड़े भाई और भाभी को हस्तांतरित कर दिए। 180,000 माल का भुगतान क्रेडिट पर हो सकता है। जब भी उनके पास पैसा हो उन्हें वापस भुगतान किया जा सकता है। झांग कियान, जो हर दिन जियांताओ सुपरमार्केट के पास नाश्ता बेचते थे, स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ग्राहकों का प्रवाह कितना बड़ा था और सुपरमार्केट कितना लाभदायक था। जियांग ताओ ने सचमुच उनके हाथों में एक नकदी गाय थमा दी। इस जोड़े पर जियांग ताओ का बहुत बड़ा उपकार था। जियांग हे ने कारखाने से इस्तीफा दे दिया और झांग जियाओयान ने भी अपना नाश्ता कार्ट बेच दिया। दंपति ने सुपरमार्केट चलाना सीखना शुरू किया। कुछ दिनों के अनुकूलन के बाद दोनों धीरे धीरे अपनी भूमिकाओं में आ गए। जियांग ताओ सुपरमार्केट का परिचालन सही रास्ते पर लौट आया। बेशक सबसे अच्छी खबर यह थी कि जियांग ताओ के हाथों में मौजूद 10,000 फी तियानपेक पॉपकॉर्न की बाल्टियां बिक गईं, जो परियोजना के सही अंत का प्रतीक था। माल की लागत 200,000 थी, साथ ही श्रम, रसद आदि कुल मिलाकर केवल 230,000 के अंतिम शुद्ध लाभ के साथ। प्रॉफिट शेयरिंग के शुरुआती समझौते के मुताबिक जियांग बिंग को 352,000 का मुनाफा मिल सकता है। शेष 1,408,000 जियांग ताओ के थे। भाई और बहन ने फी तियानपेक पॉपकॉर्न बकेट प्रोजेक्ट से भारी मुनाफा कमाया। जूली, जो पूरे प्रोजेक्ट में शामिल थी, मिश्रित भावनाओं से भरी हुई थी। केवल 10 दिनों में उन्होंने 1,400,000 कमाए। इसका औसत प्रतिदिन लगभग 100,000 था। तेजी से धन संचय की यह भावना उसे अवास्तविक लगी। पहले वे एक साल में 100,000 नहीं कमाते थे, अब उन्होंने इसे एक दिन में बना दिया। साल भर पहले भारी कर्ज में डूबे होने से लेकर अब लाखों की संपत्ति होने तक, इसमें सिर्फ एक महीने से अधिक का समय लगा। दूसरे भाई, एक ड्रैगन फ्रूट खाओ। दूसरे भाई, कुछ अंगूर खाओ। दूसरे भाई, एक केला खाओ टिल्डा। दूसरे भाई, मैं तुम्हें पहले कंधे की मालिश और फिर पैरों की मालिश करने दूं टिल्डा। यदि भविष्य में कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो आपको अपनी अच्छी छोटी बहन को अवश्य याद रखना चाहिए। फी तियानपेक परियोजना समाप्त होने के बाद जियांग बिंग तुरंत जियांग ताओ की करीबी छोटी नौकरानी में बदल गई। फल काटना, कंधों और पैरों की मालिश करना बुनियादी कार्य थे। उन 10 या इतने ही दिनों में जियांग बिंग ने 350,000 कमाए। ये पैसा उसने पहले कई वर्षों में नहीं कमाया था। कुछ सहयोगों के बाद जियांग बिंग को एहसास हुआ कि उसका दूसरा भाई कितना अद्भुत था। उसने अपने दूसरे भाई के सुनहरे अवसर को मजबूती से थामने का फैसला किया और इसे कभी जाने नहीं दिया। सेकंड ब्रदर का अनुसरण करने का अर्थ है हर भोजन में मांस खाना और मोटी कमाई करना। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वह एक महीने पहले जो 7-8 हजार कमाती थी, वह कितना कठिन समय लगता था। जियो बिंग, अपने भाई को इस तरह परेशान मत करो, जाओ जो करना है करो। पति, मेरी माँ पूछ रही है कि क्या हमें फिर से चचेरे भाई से मिलने जाना चाहिए। जूली, जो कमरे में सामान व्यवस्थित कर रही थी, मुस्कुराते हुए बाहर आए और जियांग ताओ के बगल में बैठ गई और जियांग बिंग को दूर भेजने के लिए अपना हाथ हिलाया। जाओ, हमें यकीन नहीं है कि हम अगली बार कब वापस आएंगे। जियांग ताओ ने कल घर पर दोपहर का भोजन करने के बाद वापस बीजिंग प्रस्थान करने की योजना बनाई। उनके साथ जूली और जियांग जू, ओल्ड सन और उनके पिता और माँ भी थे। ओल्ड सन लगभग आधे महीने तक ओल्ड जियांग फैमिली में रहा और जियांग वेन के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो गई। इस बार ओल्ड सन ने जियांग ताओ के माता पिता को बीजिंग में आमंत्रित किया, उन्हें बीजिंग के चारों ओर ले जाने की योजना बनाई। शुक्र है, जियांग ताओ की मर्सिडीज GLS 7 सीटर थी, जो बिना किसी परेशानी के हर किसी के लिए पर्याप्त जगहदार थी। दोपहर करीब 2 बजे जियांग ताओ अपने ससुर और सास को लेने के लिए जूली के साथ पहले वेस्ट सिटी मैंशन गए, फिर रेड क्रॉस अस्पताल गए। हे प्रिय, कैसा दुर्भाग्य है, हमारे परिवार का ऐसा हाल कैसे हो गया। मेरे जियांग ताओ की किस्मत इतनी कड़वी क्यों है टिल्डा। जब जियांग ताओ और उनकी पत्नी का परिवार चचेरे भाई जू जियांग ताओ के वार्ड में पहुंचा तो चाची गाओ यूनटिंग बिस्तर के पास बैठी थी और अपने आंसू पोंछते हुए रो रही थी। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, जियांग ताओ को एहसास हुआ कि अस्पताल के कमरे में माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके चाचा उदास चेहरे के साथ खिड़की के पास खड़े थे और चचेरे भाई जू जियांग ताओ की अभिव्यक्ति काफी उदास थी। क्या हुआ बड़े भाई, क्या हुआ भाभी। जू वेनचेंग और डू योगमेई ने चिंता के साथ स्थिति के बारे में पूछताछ की। ये और क्या हो सकता है, हमारे परिवार का सदस्य जियांग ताओ से तलाक चाहता है। उसके व्यवहार को देखो। जब हमारी जियांग ताओ अभी भी बेहोश थी, वह ताश खेलने चली गई और हिरासत में ले ली गई। वह अभी अभी बाहर आए और हमारे जियांग ताओ की हालत सुनकर उसने तुरंत तलाक की मांग की। क्या वह भी इंसान है? वह बस एक कृतघ्न अभागी है। शादी के दशकों की कोई परवाह नहीं। एक बार जब उन्होंने अपनी बहू का जिक्र किया तो चाची गाओ यूनटिंग रोना बंद नहीं कर सकी, उनकी छाती गुस्से से दुख रही थी। पक्ष को सुनकर जियांग ताओ को भी असहजता महसूस हुई। उसने अपने चचेरे भाई को सहानुभूति भरी आंखों से देखा। पति और पत्नी एक ही जंगल में रहने वाले पक्षी हैं, फिर भी जब आपदा आती है तो वे अपने अपने रास्ते उड़ जाते हैं।
ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कहीं भी आपके साथ धन साझा करने को तैयार हैं, लेकिन जो गरीबी या दुर्भाग्य के दौरान आपके साथ रहती हैं, वे बहुत कम हैं। ससुर, चाचा, सास और चाची की बातचीत से ये पता चला कि झांग कियान को पहले ही तलाक का वकील मिल गया था और वह संपत्ति का बंटवारा कर रहा था। अध्याय 156, नई खुफिया जानकारी और श्रेय दिया गया 1 मिलियन का इनाम। इसके अलावा जू जियांताओ के 2 बच्चे उसके साथ नहीं रहना चाहते, वे दोनों अपनी मां के साथ रहना पसंद करते हैं। शादी के दशकों के बाद जू जियांताओ का परिवार बिखर गया और उसकी आधी से अधिक संपत्ति विभाजित हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चाचा और चाची परेशान होंगे। 3 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के बाद जियांताओ और उनके साथी अंततः चले गए। सबसे पहले वे ससुर और सास को घर ले गए और फिर वे जियांग फैमिली मैनर में लौट आए। प्रिय, भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज अपने चचेरे भाई की स्थिति के बारे में सुनकर जूली भावुक हो गई। उसकी आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन जियांगताओ से किया गया वादा भारी था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी भाभी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपने ही पति को छोड़ दे। मैं भी। जियांगताओ ने आगे बढ़कर जूली का हाथ पकड़ लिया और उन दोनों के बीच परिचित गर्माहट महसूस हुई। उन्होंने एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और अपने भावों से प्यार और पारिवारिक स्नेह का मिश्रण व्यक्त किया। जब वे जियांग फैमिली मैनर लौटे तो शाम के 6 बज चुके थे। रोज की तरह वे माता पिता के घर खाना खाने गए। रात्रिभोज के बाद जियांग बिंग ने 5वीं बार नेझा देखने का सुझाव दिया और सभी का इलाज करने की पेशकश की। उन्होंने और उनके दूसरे भाई ने नेझा 2 फिल्म की लहर की बदौलत फ्लाइंग पिग पॉपकॉर्न बैरल प्रोजेक्ट में हजारों की कमाई की थी। जियांग बिंग भी नेझा के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड में कुछ और योगदान देना चाहता था। इसे एक बार देखने के बाद जियांगताओ को दोबारा जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जूली और जियांग जू इससे कभी नहीं थके और जियांग बिंग के दीवाने हो गए। ये सोचकर कि वे जल्द ही बीजिंग के लिए अपना गृहनगर छोड़ देंगे, जियांगताओ ने उन्हें मौज मस्ती करने दी। वह अपने आप में कुछ शांति और शांति का आनंद लेकर पूरी तरह से खुश था। जब वे लौटे तो रात के 11 बज चुके थे। जल्दी जल्दी नहाने के बाद वे दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। जूली की अवधि समाप्त होने के बाद युद्ध का आह्वान फिर से किया गया। आमने सामने का टकराव, पार्श्व आक्रमण, पीछे से घात और जियांग की शारीरिक शक्ति में कमी थी, इसलिए वह केवल तकनीकी कौशल पर भरोसा कर सकता था। ताश खेलने के बाद जूली जल्दी ही सो गए, लेकिन जियांगताओ तब तक सोए रहे जब तक कि आधी रात को उनकी बुद्धि ताजा नहीं हो गई। मुझे आशा है कि आज के स्कैन से कुछ उपयोगी जानकारी सामने आएगी। देश का कानून, ये लगातार 8वां दिन है। ये जीत का समय है। रिवरस्टोन, यह आप पर निर्भर है। जियांगताओ ने सिस्टम इंटरफेस खोलने के लिए अपने मन को तैयार करने से पहले अपनी कलाई पर रिवरस्टोन कंगन घुमाया। आज का इंटेलिजेंस 01। कल रेड क्रॉस अस्पताल में अपनी पत्नी के चचेरे भाई जू जियांताओ से मिलने पर आपको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। जू जियांताओ के दोनों बच्चों में से कोई भी जैविक रूप से उसका नहीं है। झांग कियान के खिलाफ मुकदमा दायर करने से संपत्ति की रक्षा हो सकती है और कुछ मुआवजा सुरक्षित हो सकता है। ... क्या बात है। खुफिया जानकारी का पहला टुकड़ा देखने पर जियांगताओ ने तुरंत जूली के चचेरे भाई के लिए 3 सेकंड के लिए मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 बच्चे और उनमें से कोई भी उसका अपना नहीं है। जूली का चचेरा भाई 20 साल से किसी और के बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। दुर्भाग्य की बात करते हुए चचेरा भाई वास्तव में खुद को कुछ हद तक भाग्यशाली मान सकता है। यदि भाई टोंगजी की चेतावनी न होती तो शायद वह आंख मूंद कर तलाक ले लेता और उसे अपनी आधी संपत्ति झांग कियान को देनी पड़ती। अब ये जानते हुए कि कोई भी बच्चा उसका नहीं है, झांग कियान निस्संदेह इस विवाह में गंभीर गलती करने वाला पक्ष है। प्रासंगिक विवाह कानून प्रावधानों के अनुसार जू जियांताओ वास्तव में शादी के दौरान अन्य पुरुषों के साथ अनुचित संबंध रखने के लिए मुकदमा कर सकती है। वह झांग कियान पर द्विविवाह का आरोप भी लगा सकता है। उसे बिना कुछ लिए छोड़ देना असंभव नहीं होगा। आज की पहली खुफिया जानकारी से जियांताओ को ज्यादा पैसा नहीं मिला, लेकिन यह अंकल के परिवार को लाखों के नुकसान से बचा सकता है, जिससे यह एक मूल्यवान जानकारी बन जाएगी। पहली खुफिया जानकारी पढ़ने के बाद जियांताओ ने दूसरी खुफिया जानकारी देखने के लिए पेज पलटने का मन बनाया। आज का इंटेलिजेंस 02। कल आपके छोटे चाचा तियान शियाओगुआंग के साथ आपकी मुलाकात से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। तियान मिंगरोंग पहले से ही तियान जियाओगुआंग के बच्चे से गर्भवती है। कैरी ऑन द फैमिली लाइन कार्य पूरा करने पर बधाई और पुरस्कार वितरित होने शुरू हो गए हैं। अध्याय 157। चाची अक्सर रात में अजीब आवाजें निकालती हैं। खुफिया जानकारी के दूसरे टुकड़े ने जियांगताओ को आश्चर्य से कांपने पर मजबूर कर दिया और तुरंत उसकी नींद खुल गई। कितने दिन हो गए? 1 सप्ताह। चाचा को पहले ही तियान मिंगरोग मिल गया था और बीज अंकुरित हो गए हैं। जियांगताओ को वास्तव में अपने चाचा से इतने प्रभावशाली होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने और जूली ने नए साल के दौरान कड़ी मेहनत की, लेकिन कोई प्रगति हासिल नहीं हुई। निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण बात परिवार रेखा जारी रखें, कार्य को पूरा करना है। न केवल उसे 1 मिलियन का बड़ा इनाम मिल सकता है,
तियान परिवार के पास अब एक उत्तराधिकारी है और अंकल की पीढ़ी के साथ उसका अंत नहीं होगा, जिससे माँ को उसकी एक चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। अगर माँ को पता होता कि अंकल को पहले से ही एक साथी मिल गया है और वह गर्भवती है तो वह बहुत खुश होती। बजर टिल्डा। नाइट स्टैंड पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ, जिससे स्क्रीन रोशन हो गई। जियांग ताओ ने फोन उठाया और वास्तव में यह एक स्थानांतरण अधिसूचना थी। ICBC पर फॉरेक्स पर समाप्त होने वाले आपके खाते में 999,999 जमा किए गए हैं। आपकी वर्तमान शेष राशि 13,14,520 चीनी युआन और 99 फेन है। SMS अधिसूचना में शेष राशि देखकर पासवर्ड से भी अधिक लंबी संख्या जियांग ताओ को एक गुप्त रोमांच महसूस हुआ। हाल ही में उन्होंने एक पशु फार्म में निवेश किया था और जूली के चचेरे भाई के सुपरमार्केट पर कब्जा कर लिया था। जियांग ताओ ने काफी खर्च किया, जिससे उसका संतुलन खराब हो गया। इस प्रवाह के साथ उनकी बचत अंततः मिलियन अंक से ऊपर पहुंच गई। 1 मील का पत्थर हासिल करने के बाद उन्होंने अपने अगले लक्ष्य के रूप में पहले 10 मिलियन कमाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक बार जब पशु फार्म परियोजना समाप्त हो जाती है तो वह 5 गुना बोनस शुरू कर देगा, जिससे कुछ और मिलियन की कमाई होगी। और एक बार फ्लाइंग पिग पॉपकॉर्न बकेट परियोजना के लिए धनराशि पूरी तरह से प्राप्त हो जाने पर अन्य मिलियन की आवक होगी। जूली से अलग होने पर भी उसके हाथ में कई लाख होंगे। फिर मर्सिडीज की ओर से मुआवजे का दावा है, जो कुछ और मिलियन लाएगा। पहले 10 मिलियन दूर नहीं लगते। दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम प्राप्त करने से पहले जियांग ताओ का सबसे बड़ा सपना लॉटरी जीतना, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना, 5 मिलियन प्राप्त करना और इसे आसान बनाना था। अब जो चीज एक समय अप्राप्य लगती थी वह हाथ की पहुंच के भीतर है। नए साल में मेरा छोटा लक्ष्य 3 मिलियन कमाना है। दूसरे विचार में आइए ऊंचा लक्ष्य रखें, शायद 30 या 50 मिलियन। जियांग ताओ ने फिर से सोचा, अंततः एक मध्यम लक्ष्य निर्धारित किया। दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़ने के बाद से लगभग 40 दिन हो गए हैं। जियांग ताओ की कुल संपत्ति -80,000 से बढ़कर 5 मिलियन से अधिक हो गई है। अब से वह भाई टोंगजी द्वारा प्रदान की गई नई खुफिया जानकारी से लाभ प्राप्त करना जारी रख सकता है। इसके अतिरिक्त वह धन को धन पैदा करने की अनुमति देकर अपने लाभ का विस्तार कर सकता है। उपन्यासों में नायक एक प्रणाली प्राप्त करने के बाद कुछ ही दिनों में लाखों, यहां तक कि अरबों भी कमा लेते हैं। एक साल में 50 मिलियन कमाना अपने आप में अवास्तविक नहीं लगता। मिलियन लगभग खुद को बीजिंग में सुरक्षित रूप से स्थापित करने और अपनी पत्नी और बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के लिए पर्याप्त है। उसके मन में बहुत सारे विचार कौंध गए, जिसमें उम्मीदें भी थी और भविष्य के बारे में कुछ अनिश्चितता भी। लेकिन जियांग ताओ का मानना है कि उनका भविष्य निश्चित रूप से सुचारू रहेगा। अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसा धीरे धीरे कमाया जा सकता है, जिंदगी धीरे धीरे जी जा सकती है, मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर है। जूली के पलटने से जियांग ताओ अपने विचारों से वास्तविकता में वापस आ गया। उसने जूली की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो उसकी ओर पीट करके गहरी नींद में सो रही थी, और फिर उसने सावधानी से संदेश हटा दिया। एक पुरुष के रूप में अपनी महिला को लाड़ प्यार देना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके पास अपना खुद का गुप्त भंडार भी होना चाहिए। संदेश हटाने के बाद जियांग ताओ ने फोन रख दिया, जूली की नाजुक आकृति को पीछे से गले लगाया और सो गया। अगली सुबह हमेशा की तरह जियांग ताओ तब तक सोता रहा जब तक वह स्वाभाविक रूप से जाग नहीं गया। अपनी आंखें खोलते हुए उसने महसूस किया कि उसकी छोटी पत्नी उसकी बाहों में उसकी रजाई में बदल गई थी। उसके दिन के कपड़े पहले से ही नाइट स्टैंड पर रखे हुए थे। कपड़े पहनते समय जियांग ताओ ने सोचा कि अपने चाचा के परिवार को पिछली रात की खुफिया जानकारी के बारे में कैसे संकेत दिया जाए। ये खबर निश्चित रूप से चाचा के परिवार के लिए एक झटका है, जो बहू के साथ तलाक के विवाद में है। विचार करने के बाद जियांग ताओ ने अंकल के परिवार से सीधे संपर्क न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने वीचैट पर एक संदेश लिखा और इसे अपने ससुर को रिले करने के लिए भेजा। ये जानकारी मिलने के बाद चाचा के परिवार को विश्वास होगा या नहीं, इस पर संशय है। वे इसे कैसे सत्यापित करेंगे और परिणाम क्या होगा, ये जियांग ताओ की चिंता नहीं थी। एक अच्छा काम करने के बाद जियांग ताओ ने कपड़े पहने और बाहर चला गया। जूली पहले से ही मेज पर नाश्ता लगा रही थी। आज का नाश्ता झींगा दलिया और अंडे के साथ आलू पैनकेक था। जूली 7 बजे से पहले उठ गई और पूरी सुबह व्यस्त रही। जियांग बिंग ने स्वादिष्ट आलू अंडा पैनकेक खाते हुए कहा, दूसरी भाभी, मुझे आपके नाश्ते की आदत हो गई है। आपके बिना मैं भविष्य में कैसे रहूंगी। जूली धीरे से मुस्कुराई, तो फिर हमारे साथ बीजिंग आओ और हमारे साथ रहना जारी रखो। ओह, दूसरी भाभी का सुझाव सुनकर जियांग बिंग एक पल के लिए झिझकी। हालांकि उसने अपने दूसरे भाई और भाभी के साथ अच्छा खाना खाया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई, जिससे यह एक कठिन विकल्प बन गया। बिल्कुल नहीं टिल्डा आंटी अक्सर रात में अजीब सी आवाजें निकालती हैं, मैं अकेले सोना चाहता हूँ। बच्चों जैसी मासूमियत के साथ जियांग जू ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी चाची शर्मिंदगी से लाल हो गई। जियांग बिंग का चेहरा लाल हो गया जैसे कि खून टपकने वाला हो। PFF टिल्डा। जियांग ताओ ने झींगा दलिया का एक कौर लगभग उगल दिया और उसे अपने हाथ से पकड़ने में कामयाब रहा। झकझोर कर रख देना। जूली और जियांग बिंग दोनों की नजर जियांग ताओ पर पड़ी।
जूली उसकी हंसी से हैरान थी। जियांग बिंग को संदेह था कि क्या डरपोक दूसरे भाई को कुछ भी पता है। ओह, मुझे अचानक कल रात का एक अजीब मजाक याद आया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सका। क्षमा करें, क्षमा करें। जियांग ताओ ने अपने हाथ पोंछने के लिए रुमाल खींचते हुए समझाया। अपने दूसरे भाई को रुमाल से हाथ पोंछते हुए देखकर जियांग बिंग को अचानक ये परिचित लगा और उसका सुंदर चेहरा कुछ रंगों में लाल हो गया। अध्याय 158, चाची अक्सर रात में अजीब आवाजें निकालती है। जूली ने बगल से हंसते हुए कहा, ऐसा कौन सा चुटकुला है जो इतना मजेदार है, पति? मैं भी इसे सुनना चाहती हूँ। मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। पिताजी जल्दी करो, हमें बताओ, मुझे चुटकुले सबसे ज्यादा पसंद है। टिल्डा। ओह, माँ और बेटी को बगल से एक दूसरे को उकसाते हुए देखकर ओल्ड जियांग ने तुरंत अपने मन में एक के बारे में सोचा। एक सुबह जब लिटिल वम नाश्ता कर रहा था, उसने अपने पिता को नहीं देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जूली, जियांग जू और जियांग बिंग सभी ने अपनी आंखें जियांग ताओ पर केंद्रित की। उनकी आंखें स्थिर थीं और उसके जारी रहने का इंतजार कर रहे थे। कीड़ा माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी किसी के साथ मछली पकड़ने गए थे। हा हा हा, टिल्डा टिल्डा टिल्डा। जियांग ताओ के समाप्त होने के बाद वह पहले हंसने से खुद को नहीं रोक सका। पीएफएफ टिल्डा। जूली, जिसकी हंसी की सीमा हमेशा कम थी, ने तुरंत इसे खो दिया, अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया और तब तक हंसती रही जब तक वह हवा में फूल की तरह हिल नहीं गई। जियांग बिंग और भी जोर से हंसा। हा 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 हा। लिटिल वम के पिता लोगों के साथ मछली पकड़ने गए थे। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। केवल जियांग जू ने अवाक होकर अपनी बड़ी पानी भरी आंखों से तीन वयस्कों को देखा। इसमें अजीब बात क्या है? एक छोटे से चुटकुले ने तुरंत डाइनिंग टेबल पर माहौल को फिर से जीवंत बना दिया। नाश्ते के बाद जूली सफाई करने के लिए रसोई में गई। जियांग बिंग अपने माता पिता की पहली लंबी यात्रा के लिए सामान पैक करने में मदद करने के लिए जियांग जू को बूढ़े लोगों के घर भी ले गया। कुछ और करने को नहीं होने पर जियांग ताओ अपने चाचा को अलविदा कहने की योजना बनाते हुए तियान फैमिली मैनर के पशु फार्म की ओर चला गया। अनजाने में उसके चाचा ने उसे 10 लाख कमाने में मदद की थी और जियांग ताओ बिना कोई इशारा दिखाए ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसा कि हुआ, घर पर हुआजी के 2 कार्टन और माओताई का एक डिब्बा था। उसने सराहना के प्रतीक के रूप में उन्हें अपने चाचा के पास ले जाने की योजना बनाई। सुबह 9 बजे जियांग ताओ प्रवेश द्वार पर दरवाजे की घंटी दबाते हुए तियान फैमिली मैनर मवेशी फार्म में पहुंचे। दरवाजे के अंतराल से बड़ी बेंच को देखकर खेत में काम करने वाला एक कर्मचारी तेजी से जियांग ताओ के लिए दरवाजा खोलने के लिए आया। सुप्रभात मालिक। सुप्रभात। क्या मेरे चाचा खेत में है? हाँ, मैनेजर ऑफिस में है। कर्मचारी के साथ थोड़ी बातचीत के बाद जियांग ताओ ने कार को आंगन के भीतर एक खुली जगह पर पार्क कर दिया। वह कार से बाहर निकला, डिक्की खोली और उस कर्मचारी की ओर हाथ हिलाया जिसने उसके लिए दरवाजा खोला था और उससे शराब हटाने में मदद करने को कहा। कार्यकर्ता बॉक्स पर विशिष्ट माओताई लेबल और हुआजी के 2 डिब्बों को देखकर ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उनके पास इतना योग्य भतीजा क्यों नहीं है? कार्यकर्ता के नेतृत्व में जियांग ताओ अपने चाचा के कार्यालय पहुंचे। अपने चाचा को फिर से देखकर जियांग ताओ को ताजगी का एहसास हुआ। इससे पहले जब भी वह उसे देखता था, वह गंदे कामकाजी कपड़ों में होता था और उसके बाल इतने चिकने थे कि उन्हें खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अब उनके चाचा के पास एक नया हेयर स्टाइल था, एक बहुत छोटा बस कट जो उन्हें एक साफ और उत्साही लुक देता था। ऐसा लग रहा था मानो वह अचानक 10 साल से भी ज्यादा छोटा हो गया हो। उसने गहरे हरे रंग की डाउन जैकेट, नीचे नकली 2 पीस ऊनी स्वेटर, औपचारिक पतलून और चमड़े के जूते पहने हुए थे। ये ढीले ढाले कपड़ों और अपना रंग खो चुके लेबर जूतों की पिछली छवि से दूर एक दुनिया थी। वाह अंकल, आप उस पोशाक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें बहुत पहले ही इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए थे। जियांग ताओ ने प्रशंसा भरी मुस्कान के साथ अपने चाचा को अंगूठा दिखाया। हाँ, अपने चाचा को मत चिढ़ाओ बच्चे। 50 या 60 की उम्र में अब क्या सुंदर है। तुम सुंदर हो, जियो ताओ। चूंकि आप छोटे थे, जब लोग आपको देखते थे तो यह नहीं कहते थे कि आप अच्छे दिखते हैं, और जब आप बड़े होंगे तो आप निश्चित रूप से एक सुंदर पत्नी से शादी करेंगे। इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी करके आपने सचमुच खुद को साबित कर दिया है। हाँ, ये सच है अंकल, मैं इससे बहस नहीं कर सकता। जियांग ताओ ने दिल खोलकर हंसते हुए स्वीकार किया कि जूली उसके अच्छे लुक के कारण उसका पीछा करती थी। हंसी मजाक के बाद दोनों ने आधे घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत की। जियांग ताओ ने लापरवाही से पूछा कि क्या उसके चाचा को जीवन में कोई कठिनाई है, जिसे उन्होंने नकार दिया। उन्होंने लगभग सीधे तौर पर पूछा कि क्या शादी का दहेज, दावत, घर वगैरह सब तैयार है। यदि तियान मिंगरों की मांगे अत्यधिक अपमानजनक नहीं थी, जियांग ताओ को अपने चाचा की शादी में कुछ लाख की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार उसके चाचा ने उसे 10 लाख कमाने में मदद की थी, इसे अपने चाचा के लिए पुरस्कार मानना कोई बुरा विचार नहीं था। जियांग ताओ सुबह 10 बजे के कुछ देर बाद तक पशु फार्म में रहे। उस दौरान लियू जियुआन और शान युफे, जो गाय इकट्ठा करने के लिए बाहर गए थे, भी 2 और लोगों के साथ लौट आए।
अब वे दोनों फार्म के शेयरधारक हैं और लाभांश का आनंद ले रहे हैं। वे उच्च वेतन वाले कृषि कर्मचारी भी हैं और उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में फार्म में गायों की संख्या मूल 106 से बढ़कर 180 से अधिक हो गई, जो 300 गायों के निर्धारित लक्ष्य के करीब थी। इंटेलिजेंस सिस्टम में उल्लिखित बाजार आने से पहले 300 गायों को इकट्ठा करना बहुत तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। पशु फार्म छोड़ने के बाद जियांग ताओ ली फैमिली टाउन के जियांताओ सुपरमार्केट चले गए। सुपरमार्केट के सामने सड़क किनारे पार्किंग कार में बैठे हुए वह अंदर देखने के लिए मुड़ा। 1 दर्जन से अधिक ग्राहकों को खरीदारी करते हुए देखा। उनके बड़े भाई और भाभी भी उनमें शामिल होने में व्यस्त थे। जियांग ताओ कार से बाहर नहीं निकला। उसने जियांग फैमिली मैनर की ओर जाने के लिए गैस पेडल दबाने से पहले सिगरेट खत्म कर ली। तुम्हारे चरम पर मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाना चाहता हूँ टिल्डा। मेरे अच्छे भाई, मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको दृढ़ता से जीना होगा। पीड़ा और थकान का क्या मतलब। भाईचारे का बंधन आकाश से भी ऊंचा है, पृथ्वी से भी अधिक व्यापक है। हम उन वर्षों को याद रखेंगे टिल्डा। जियांग ताओ ने कार में संगीत के साथ गाना गाया। उसके दिमाग में स्लाइड शो की तरह छवियां कौंध गईं। बचपन से लेकर वयस्क होने तक उसके बड़े भाई जियांग हे के साथ उसके जीवन के दृश्य। जब वे बच्चे थे तो वे पांचों घर में एक बड़े कान पर बैठ जाते थे। वह और उसका भाई हर दिन एक दूसरे को चिढ़ाते हुए एक ही बिस्तर पर रहते थे। जब जियांग ताओ ने पहली बार प्राथमिक विद्यालय शुरू किया तो 5वीं कक्षा के कई बच्चों ने उसे परेशान किया। उसका बड़ा भाई लाठी लेकर पूरे समूह पर हमला कर देता था, जिसका अंत चोटग्रस्त और पस्त चेहरे के साथ होता था। क्योंकि परिवार गरीब था और 3 कॉलेज छात्रों का भरण पोषण नहीं कर सकता था, उनके भाई ने जूनियर हाई के बाद पढ़ाई बंद कर दी, जिससे उन्हें और उनकी बहन को पढ़ने का मौका मिल गया। एक बार जब उनके बड़े भाई ने काम करना शुरू किया तो उनका वेतन प्रति माह 300 युआन से थोड़ा अधिक था। अपने पहले महीने के वेतन से उन्होंने जियांग ताओ को एक बिल्कुल नई गियर वाली बाइक खरीदी। इसलिए जियांग ताओ को स्कूल जाने के लिए परिवार की जर्जर पुरानी बाइक की सवारी नहीं करनी पड़ेगी, जो घंटी के अलावा तेज आवाज करती थी। उसे सहपाठियों की अजीब नजरों या कक्षा में कुछ शरारती छात्रों की छेड़खानी सहन नहीं करनी पड़ेगी। एक पिता की तरह जियांग ने उसे जो प्यार और देखभाल दी, जियांग ताओ उसे कभी नहीं भूला। अब दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ केवल 1 महीने में उनका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। उसका भविष्य अब सहज और आशाजनक लग रहा था। जियांग ताओ को अपने बड़े भाई की उसकी क्षमताओं के भीतर मदद करना बिल्कुल सही लगा। केवल 300,000 युआन की वार्षिक आय वाला छोटा सुपरमार्केट वास्तव में उसे आकर्षित नहीं करता था, लेकिन इससे उनके भाई की पारिवारिक स्थिति में काफी सुधार होगा, जिससे वे अधिक आसानी से और अधिक सम्मान के साथ रह सकेंगे। जियांग ताओ घर वापस चला गया और दोपहर के करीब 12 बजे पहुंचा। आज का दोपहर का भोजन उनके परिवार का घर पर आखिरी भोजन होगा। बगल के चाचा तियानमिंग और उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ने आए और भोजन तैयार करने में मदद की। उनके ससुर का 3 सदस्यों वाला परिवार भी अपनी बेटी के 3 सदस्यों वाले परिवार को विदाई देने आया था। जूली को पकड़े हुए उनकी सास की अभिव्यक्ति अनिच्छा से भरी थी, लेकिन उन्होंने जूली और जियांग जू को जियांग ताओ के साथ बीजिंग जाने का भी समर्थन किया। आखिरकार शिक्षा और चिकित्सा देखभाल के मामले में बीजिंग पिंग काउंटी जैसे छोटे काउंटी की तुलना में बहुत आगे था। दोपहर करीब 12:30 बजे एक बड़ी गोल मेज पर घूमती हुई ट्रे में 16 व्यंजन परोसे गए। उन्हें विदा करने के लिए भोजन देने के लिए हर कोई अपनी सीट पर बैठ गया। चूंकि जियांग ताओ को दोपहर में गाड़ी चलानी होती थी और ओल्ड सन और उसके पिता जूली, जियांग जू और उसकी मां के साथ कार साझा करते थे, इसलिए शराब का संकेत देना उचित नहीं होगा। तो आज किसी ने शराब नहीं पी, इसके बजाय उन सभी ने शीतल पे पिया। ये जानते हुए कि वे बीजिंग वापस जा रहे हैं, उनके भाई और भाभी विशेष रूप से उन्हें छोड़ने के लिए सुपरमार्केट से वापस आ गए। भोजन समापन से पहले दोपहर करीब 2 बजे तक चला। त्वरित सफाई के बाद सभी ने द्वार पर अलविदा कहा। जियांग ताओ अपनी पत्नी, बेटी, माता पिता और ओल्ड सन के साथ बीजिंग वापस चले गए। यह उनके माता पिता की पहली लंबी यात्रा थी। जैसे जैसे उनका गृहनगर दूर होता गया, उन्होंने कार की खिड़की से बाहर देखा। उनके दिलों में राजधानी के बड़े शहर को लेकर थोड़ी सी आशंका के साथ जिज्ञासा भी थी। अध्याय 159, नई इंटेल, झांग चाओ की वापसी गरीब बच्चे से अमीर उत्तराधिकारी तक। नेविगेशन के अनुसार जियांग फैमिली मैनर से बीजिंग पिंगचांग जिले के बाई गैजून न्यू विलेज की दूरी 428 किलोमीटर है। वे दोपहर 2:30 बजे रवाना हुए और रास्ते में 3 सेवा क्षेत्रों में रुके। जियांग ताओ रात 8 बजे के बाद बाई गैजून न्यू विलेज पहुंचे। भाई जियांग, भाभी, चाचा और चाची, अंकल सन, जियोजू, आप सभी सड़क से थक गए होंगे। झांग चाओ, जो काफी समय से ओल्ड सन के स्थान पर नीचे प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी का अभिवादन करने के लिए उत्सुकता से उनके पास आए। झांग चाओ अपने परिवार के साथ झगड़े के बाद चंद्र माह के 5वें दिन जल्दी बीजिंग लौट आए थे। जियांग ताओ ने उनसे बाई गैजून जिले में एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लेने में मदद करने के लिए कहा था और गहरी सफाई के लिए सफाई कर्मियों को काम पर रखा था। बेशक जियांग ताओ ने उसे बिना कुछ लिए काम नहीं करने दिया और उसे 3000 युआन का खुला लाल लिफाफा दिया।
इस बड़े लाल लिफाफे के साथ साथ ही झांग चाओ का जियांग ताओ का पक्ष लेने का मूल इरादा उसने स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने में अपना दिल लगा दिया। धन्यवाद झांग चाओ, एक बार जब हम यहाँ बस जाएंगे तो हम आपको भोजन कराएंगे। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए झांग चाओ का अभिवादन किया। यह छोटा भाई ऐसा व्यक्ति था जिसका आप साथ निभा सकते थे। मौज मस्ती करना और शहरी गांवों की गलियों में घूमना पसंद करने के अलावा उनमें कोई स्पष्ट कमी नहीं थी। इसके अलावा एक वृद्ध एकल युवा वयस्क के रूप में पैरों की मालिश या शरीर की मालिश में शामिल होना कोई अक्षम्य पाप नहीं है। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद झांग चाओ जियांग ताओ के परिवार को बिल्डिंग नंबर की ओर ले गए जहां उन्होंने अपार्टमेंट किराए पर लेने में मदद की। बिल्डिंग 28 यूनिट 1601। यह 138 वर्ग मीटर का एक बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें उत्तर दक्षिण खुला लेआउट, 3 शयन कक्ष, 1 बैठक कक्ष और 2 स्नानघर है। आंतरिक सजावट भी उच्च स्तरीय है जिसमें घरेलू उपकरण और फर्नीचर मध्य से उच्च अंत घरेलू ब्रांड है। किराया 15,000 युआन प्रति माह है जिसमें 1 महीने की जमा राशि और 3 महीने का किराया अग्रिम है। जैसे ही जूली ने प्रवेश किया उसे यह अपार्टमेंट पसंद आया और उसने मन में सोचा कि कितना अच्छा होगा यदि वे बीजिंग में ऐसा घर खरीद सके। भाई जियांग, भाभी, यह अपार्टमेंट। एक बार अंदर जाने के बाद झांग चाओ ने एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह जियांग ताओ और जूली को अपार्टमेंट की बुनियादी स्थिति से परिचित कराया। बेशक यह सब वही था जो रियल एस्टेट एजेंट ने उसे बताया था, इसलिए वह बस इसे दोहरा रहा था। बीजिंग जैसी जगह में इतने बड़े घर की कीमत काफी ज्यादा है ना? जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसकी मां तियान जियाओमी शानदार आंतरिक सजावट पर चिल्ला उठी। इस जिले में घर की कीमतें लगभग 38,000 युआन प्रति वर्ग मीटर हैं, जो बीजिंग जैसी जगह में अपेक्षाकृत सस्ती है। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये दूसरी रिंग रोड के आसपास होता तो कोई भी यादृच्छिक जिला 100,000 या 80,000 प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होता। उसकी मां हैरान थी। 38,000 युआन प्रति वर्ग मीटर। हम एक साल में 1 वर्ग मीटर खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं कमा सकते। क्या इतने बड़े घर के लिए 100 साल से अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें 100 साल तक काम करने की जरूरत नहीं है। जब आपका बेटा पैसे कमाएगा तो वह आपके और पिताजी के लिए ऐसा एक सामान खरीदेगा। बकवास करना बंद करो तुम लड़के। तुम्हारे पिताजी और मैं गांव में रहकर खुश हैं। अपने और अपनी पत्नी के लिए पैसे बचाएं। तियान जियाओमी ने अपनी बहू की ओर देखा, उसे डर था कि कहीं वह इससे परेशान न हो जाए। जूली ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर मेरे पति कुछ बड़ा करते हैं तो आप और पिताजी हमारे साथ बीजिंग में बस जाएंगे ताकि हम सभी एक दूसरे का ख्याल रख सकें। मुझे आशा है कि तुम अमीर बन जाओगे। हम इसके बारे में तब बात करेंगे। कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करते हुए जूली और उसकी माँ बेडशीट को व्यवस्थित करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। हालांकि यह पूरी तरह से सुसज्जित है, जूली ने बिस्तरों पर उपलब्ध कराए गए बिस्तरों की तुलना में अपने स्वयं के बिस्तर को प्राथमिकता दी। वह घर से 3 साफ सेट लेकर आई। एक सेट उसके और जियांग ताओ के कमरे के लिए, एक सेट माता पिता के कमरे के लिए और एक सेट जियांग जू के कमरे के लिए। लगभग 9 बजे एक बार जब वे बस गए तो जियांग ताओ सभी को नीचे ले गया। वे पास की एक व्यावसायिक सड़क पर गए और पाया कि साधारण भोजन के लिए एक रेस्तरां अभी भी खुला है। भोजन के बाद झांग चाओ ने शियाओशान शहरी गांव के लिए वापस टैक्सी ली। जियांग ताओ परिवार को नए किराए के अपार्टमेंट में वापस ले गया। बीजिंग में पहली रात जियांग जू, जो इसकी आदी नहीं थी, ने अकेले सोने की हिम्मत नहीं की और अपने माता पिता के बीच लिपटी रही। पिताजी, क्या हम अब से बीजिंग में रहेंगे? यहाँ बहुत सारी ऊंची इमारतें हैं, ये बहुत बड़ी है टिल्डा। जियांग फैमिली मैनर से बीजिंग आते हुए, भले ही यह नॉर्थ फिफ्थ रिंग रोड के बाहर एक जिला था, यह उनके पुराने घर की तुलना में कहीं अधिक हलचल वाला था। जियांग जू घर से दूर और पहली बार इतने बड़े शहर में उसके छोटे से चेहरे पर एक उत्साहित नजर आ रही थी। हाँ, हम अब से यहीं रहेंगे। जब पिताजी कुछ पैसे कमाएंगे तो हम अपना खुद का घर खरीद लेंगे। हम जियोजू के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढेंगे और आपको नृत्य कक्षाओं के लिए साइन अप करेंगे। आप इस वर्ष नृत्य सीखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैं अंततः नृत्य सीख सकता हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ ये सुनकर कि वह नृत्य कक्षाएं ले सकती है। जियांग जू की आंखें चमक उठी और उसने खुशी से अपने हाथ लहराए। जू ली ने चंचलतापूर्वक बगल से चिढ़ाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप इसे 1 महीने से अधिक समय तक पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए पसंद करूंगा। यह मेरा सपना है टिल्डा। जियांग जू ने थोड़ा गर्वित भाव व्यक्त किया। अच्छा है, अपने सपनों का पीछा करो और पिताजी हमेशा तुम्हारा समर्थन करेंगे। धन्यवाद पिताजी टिल्डा, आप दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे सुंदर पिता हैं टिल्डा। अपने पिता के मजबूत समर्थन से जियांग जू ने उनके गाल पर एक चुंबन जड़ दिया। जूली ने हल्के से अपनी बेटी की नाक थपथपाई और गर्मजोशी से मुस्कुराए। याद रखें कि आपने आज क्या कहा था। माँ को आपको सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ देखना अच्छा लगता है। मम्मा, मैं निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध नर्तक बनूंगी। माँ, आप एक प्रसिद्ध नर्तक की माँ बनेंगी। पिताजी, आप एक प्रसिद्ध नर्तक के पिता होंगे।
आप पहले से ही मेरे और अपनी माँ के लिए बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, भले ही यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कौन सी बड़ी योजनाएं? कहाँ? भोजन के बारे में सुनकर जियांग जू का दिमाग तेजी से घूम गया, जिससे उसकी खाने पीने की छोटी प्रकृति का पता चला। जियांग ताओ और जूली अपने छोटे से खाने के शौकीन से खुश थे। 11 बजे तक हंसते और बातें करते करते जियांग जू थकावट के कारण सो गई। आज कई घंटों तक सवारी करने के बाद जूली भी थक गई थी और जल्द ही सो गई। जियांग ताओ अभी भी हमेशा की तरह आधी रात को खुफिया अपडेट का इंतजार कर रहा था। आज का इंटेलिजेंस 01। आपने कल होनफू गार्डन में यूजियांग रेंजिया रेस्तरां में भोजन किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। यूजियांग रेंजिया के काउंटर पर धन को आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड आभूषण एक निष्क्रिय विशेष वस्तु है। स्वामित्व प्राप्त करने के बाद आप किसी यादृच्छिक विशेषता को अनलॉक करने के लिए इसे सक्रिय कर सकते हैं। ... एक निष्क्रिय विशेष आइटम सक्रियण के बाद यह एक यादृच्छिक विशेषता को अनलॉक कर सकता है। ये चीज कुछ हद तक किसी ऑनलाइन उपन्यास के किसी नायक की सुनहरी उंगली जैसी है। आज की ताजा बुद्धिमत्ता का पहला टुकड़ा देखकर जियांग ताओ खुद को खुश होने से रोक नहीं सका। उनके दिमाग में वह स्वचालित रूप से कुछ वेब उपन्यास कथानकों से जुड़ गए। नायक का परिवार उथल पुथल का सामना कर रहा है, रेस्तरां व्यवसाय संघर्ष कर रहा है, बंद होने के कगार पर है। प्रेमिका भी अपने घमंड के कारण कुछ अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ उसे धोखा देती है। भाग्य के एक झटके से धन आकर्षक गोल्डन सिकाडा को साफ करते समय नायक की उंगली गलती से कट जाती है। फिर एक डिंग ध्वनि के साथ गोल्डन फिंगर खाता सक्रिय हो जाता है और तब से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मुझे कल उस मेढक को पकड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा। आज रात के भोजन के अनुभव को याद करते हुए जियांग ताओ ने चेकआउट के दौरान काउंटर पर वास्तव में प्राचीन कांस्य धन आकर्षक गोल्डन सिकाडा देखा। लेकिन उस समय उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। रेस्तरां, कपड़े की दुकानें, यहाँ तक कि नाई की दुकानें जैसी जगहें व्यवसाय चलाने वाले किसी भी स्थान पर आमतौर पर एक लकी कैट और एक धन आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड या इसी तरह के भाग्यशाली आकर्षण होते हैं। ये बहुत आम है। किसने सोचा होगा कि एक साधारण धन आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड असाधारण होगा। इसे सक्रिय किया जा सकता है और इसमें विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताओं को बढ़ावा देने वाली ऐसी वस्तुएं, हालांकि कोई विशिष्ट मूल्य चिन्हित नहीं है, निश्चित रूप से हजारों की नकदी से अधिक मूल्य की है। बिल्कुल रिवर स्टोन की तरह जिसे जियांग ताओ और जूली अपने साथ ले जाते हैं। भले ही कोई इसे खरीदने के लिए सैकड़ों हजारों की पेशकश करता हो, जियांग ताओ इस पर विचार भी नहीं करेगा। भाग्य विशेषता केवल पैसा कमाने में ही प्रकट नहीं होती है। यह धारक को कई आपदाओं से बचने में भी मदद कर सकता है, जो एक बहुत प्रभावी सुरक्षा आकर्षण के समान है। तो जियांग ताओ के विचार में यह नदी पत्थर बिल्कुल अमूल्य है। सैकड़ों हजारों की परवाह न करें, यहां तक कि लाखों की भी। हम लाखों की संख्या में वह इस पर विचार कर सकता है, लेकिन शायद कोई भी उसके पत्थर के लिए लाखों का भुगतान नहीं करेगा। खुफिया जानकारी का पहला टुकड़ा पढ़ने के बाद जियांग ताओ के दिमाग में हलचल मच गई और उसने दूसरे टुकड़े को देखने के लिए पेज पलट दिया। आज का इंटेलिजेंस 02। आपने कल झांग चाओ से संपर्क किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। झांग चाओ मूल रूप से बीजिंग में जिया हुलियांगजी के बॉस का लंबे समय से खोया हुआ बेटा है। झांग चाओ को उसके जैविक पिता से दोबारा मिलाने में मदद करने पर आप उसके पिता से 1 मिलियन युआन का नकद इनाम पा सकते हैं। ... यह आज ताजा बुद्धिमत्ता का दूसरा टुकड़ा देखकर जियांग ताओ का मुंह खुला रह गया। वह बहुत देर तक अवाक रहा। क्या चल रहा है? झांग चाओ किसी अमीर आदमी का बेटा निकला। दूसरा किंग शुआई रहस्योद्घाटन। बीजिंग में जिया हुलियांगाजी। जियांग ताओ को याद है कि यह बीजिंग में एक प्रसिद्ध बड़ी चेन फुट मसाज स्टोर लगता है। अपने बेटे को खोजने के लिए बॉस की 10 लाख नकद की उदार पेशकश भी उसकी मजबूत क्षमताओं को दर्शाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि झांग चाओ को आमतौर पर मालिश और पैर चिकित्सा इतनी पसंद है। मामला सुलझ गया। पता चला कि उसका पारिवारिक व्यवसाय बिल्कुल वैसा ही करता है। उसे उस क्षेत्र में आनुवंशिक लाभ है। ईमानदारी से कहूं तो जब जियांग ताओ ने खुफिया जानकारी का ये टुकड़ा देखा तो उसे झांग चाओ से थोड़ी ईर्ष्या हुई। बिल्कुल उसकी तरह मूल रूप से ग्रामीण इलाके का एक गरीब बच्चा अचानक दूसरी पीढ़ी का अमीर उत्तराधिकारी बन गया। उसके पिता उसे ढूंढने के लिए 10 लाख का इनाम देने को तैयार है। एक बार जब वह उसे पालेगा तो निश्चित रूप से वह उसकी उपेक्षा नहीं करेगा। मुझे कल इस बारे में झांग चाओ को कैसे बताना चाहिए? जियांग ताओ ने अपने मन में इस प्रश्न पर विचार करना शुरू किया। यह खुफिया जानकारी से है कि उसे अभी पता चला है कि झांग चाओ उसके वर्तमान माता पिता का जैविक पुत्र नहीं है। क्या झांग चाओ को इस स्थिति के बारे में पता है? अपने माता पिता के साथ उनका रिश्ता नहीं, अब उन्हें दत्तक माता पिता कहा जाना चाहिए। अपने दत्तक माता पिता के साथ उसका रिश्ता कैसा है? क्या झांग चाओ को तुरंत ये बताना बहुत जल्दबाजी होगी कि उसने अपने लिए अपना जैविक पिता ढूंढ लिया है? लेकिन किसी भी मामले में जियांग ताओ निश्चित रूप से पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ेगा। यह 1 मिलियन युआन का इनाम है, यह बहुत आकर्षक है। इसके अलावा यह मामला तीनों पक्षों के लिए फायदेमंद है और यह एक बहुत अच्छा काम है जो महान पुण्य अर्जित करता है।
एक उत्सुक पिता को अपना बेटा मिल जाता है, एक संघर्षरत बेटे को एक अमीर पिता मिलता है, और वह खुद भी अच्छा खासा इनाम कमा सकता है। एक जीत जीत की स्थिति, ऐसा क्यों न करें? इसे भूल जाओ, सोचना बंद करो, बिस्तर पर जाओ, कल झांग चाओ को लाने का अवसर ढूंढो और इसे सुनो। खुफिया जानकारी के 2 टुकड़ों को देखने के बाद आधी रात हो चुकी है। जियांग ताओ ने एक विचार के साथ सिस्टम इंटरफेस बंद कर दिया और बिस्तर पर चला गया। बीजिंग में पहले ही दिन उसने 10 लाख मूल्य की खुफिया जानकारी जुटाई। खराब शुरुआत नहीं। अध्याय 160, गोल्डन टॉर्च का अधिग्रहण। आधी रात को पूरे दिन की हलचल वाला जियाओशान शहरी गांव आखिरकार शांत हो गया। टिमटिमाती गहरी लाल रोशनियों से जगमगाती एक धुंधली गली में झांग चाओ घर चलते समय सिगरेट पीते हैं और चुपचाप पछतावा करते हैं कि उन्होंने पहले अधिक समय जोड़ लिया था। पूरे दिन अथक फल बेचने के बाद वह केवल 2 या 300 युआन ही कमा पाता है। फिर भी कुछ ही पल में उसे 400 युआन का नुकसान हुआ। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता है, उतना ही अधिक उसे लगता है कि यह उसकी हानि है। अपनी सिगरेट खत्म करने के बाद झांग चाओ अपने किराए के अपार्टमेंट भवन में लौट आता है। वह इमारत में प्रवेश करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करता है और ऊपर अपने छोटे से कमरे में चला जाता है। अपने जूते उतारे बिना ही वह गंदे बिस्तर पर लेट जाता है। झांग चाओ की नजर छत पर टिकी हुई है। उसके दिमाग में सबसे पहले उस महिला की कामुक छवि उभरती है जिसने पहले उसका समय बढ़ाया था। इसके बाद कल रात जियांग ताओ के परिवार के साथ रहने का दृश्य आता है। स्पष्ट रूप से नए साल से पहले भाई जियांग और वो दोनों राइड हेलिंग व्यवसाय में थे। अंतर यह था कि वह फलों का परिवहन करता था, जबकि भाई जियांग माल का परिवहन करता था, और उनके बीच बहुत अंतर नहीं था। फासला अचानक कब बढ़ गया? नए साल के बाद वह वैसा ही रहा, फिर भी एक गरीब हारा हुआ व्यक्ति। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई जियांग पूरी तरह से बदल गए हैं, बिल्कुल नई आभा के साथ। अब वह 10 लाख से अधिक कीमत की मर्सिडीज GLS चलाते हैं। उनके साथ एक शीर्ष स्टार से भी अधिक सुंदर और बेहतर फिगर वाली पत्नी होती है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे 15,000 युआन के मासिक किराए पर एक बड़ा घर किराए पर ले लिया। शुगर ऑरेंज प्रोजेक्ट पर भाई जियांग ने ज्यादा से ज्यादा सैकड़ों हजार कमाए, तो क्यों? क्या कोई और अधिक लाभदायक परियोजना है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? स्टॉक फंड, या क्या उसने लॉटरी जीती, या क्या वह किसी परोपकारी से मिला जिसने उसे बढ़ावा दिया? मैं वास्तव में भाई जियांग के सौभाग्य से ईर्ष्या करता हूँ। भले ही उसने अभी तक घर नहीं खरीदा है, वह एक लग्जरी कार चलाता है, उसकी एक सुंदर पत्नी और एक प्यारा बच्चा है। वह जीवन में एक वास्तविक विजेता है। मेरे विपरीत, मेरे पिता द्वारा उपेक्षित, मेरी माँ द्वारा नापसंद, सब कुछ मेरे छोटे भाई के लिए है। आखिर मैं क्या हूँ? जैसे ही उसने इन बातों के बारे में सोचा, घर पर नए साल के दौरान हुए दुखद अनुभवों की यादें ताजा हो गईं, जिससे उसकी आंखों में शिकायत के आंसू आ गए। नए साल के बाद झांग चाओ 29 वर्ष के हो गए थे, लगभग 30 वर्ष के हो गए थे। इस उम्र में उन्हें गांव में एक बूढ़ा अविवाहित युवक माना जाता था। केवल जूनियर हाई से स्नातक होने के बाद झांग चाओ में शिक्षा, कौशल और महत्वाकांक्षा की कमी थी। इसके बजाय वह पैरों की मालिश का आनंद लेते थे। वह बीजिंग में फल बेचकर साल में 80 से 90 हजार कमा लेते हैं। दैनिक खर्च और मालिश के बाद वह वर्ष के अंत तक 2 या 3 हजार बचाने में भाग्यशाली होगा। आजकल शादी की बढ़ती लागत को देखते हुए भले ही वह अगले 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत करे, फिर भी वह दुल्हन की कीमत के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर पाएगा। उनके माता पिता ने कभी भी उनकी शादी की व्यवस्था करने की जहमत नहीं उठाई और अपने सबसे बड़े बेटे को पूरी तरह से अपने ऊपर छोड़ दिया। हालांकि उनका छोटा भाई 4 साल छोटा है, इस साल केवल 25 साल का है। उसके माता पिता उसके लिए मैचों की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं। नए साल की छुट्टियों के दौरान एक ही दिन में 6 बैठकें आयोजित कर रहे हैं। बड़े भाई के रूप में झांग चाओ सतह पर उदासीन लग रहे थे, लेकिन अंदर से ईर्ष्या से विकृत थे। इतने सारे जोड़ीदार उम्मीदवार, भले ही उसके लिए बस एक ही आरक्षित किया जा सकता था, लेकिन उसके पास एक भी नहीं था। इससे भी बढ़कर, जब उसके माता पिता काउंटी में उसके भाई के लिए एक घर खरीदने की व्यवस्था कर रहे थे, तो उन्होंने उससे डाउन पेमेंट को कवर करने में मदद करने के लिए कहा। झांग चाओ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है और उनकी मां ने पहले इस चुनौती से निपटने के लिए अपने भाई की मदद करने के लिए ऑनलाइन उधार लेने का सुझाव दिया। अपने भाई के लिए घर खरीदने से झांग चाओ और उनके माता पिता के बीच विवाद पैदा हो गया। एक जिम्मेदार भाई न होने के कारण उसे डांटा जाता था और कृतघ्न अभागा कहा जाता था। गुस्से में झांग चाओ नए साल की छुट्टियों की 5वीं रात बीजिंग वापस चले गए। क्या मैं सचमुच उनका जैविक पुत्र हूँ? ये सोचकर कि उसके माता पिता उसके और उसके भाई के साथ कितना अलग व्यवहार करते थे, झांग चाओ को अपने दिल में निराशा की लहर महसूस हुई। वह हमेशा ऐसा बच्चा था जिसकी उसके माता पिता को कोई परवाह नहीं थी। उनके भाई के जन्म के बाद उनके माता पिता ने उन्हें उनके दादा दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया। जूनियर हाई में स्नातक होने तक वह उनके साथ रहे। अपने दादा दादी के निधन के बाद झांग चाओ अपने माता पिता के घर वापस चले गए। नाम के लिए वह परिवार का हिस्सा था, लेकिन बातचीत अजीब थी। हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वह थोड़ा अतिरिक्त है। जहां तक परिवार की गर्मजोशी की बात है, तो उसे कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ।
उनके लगभग 30 वर्षों के जीवन पर विचार करते हुए झांग चाओ ने देखा कि विफलता लेबल वाली असंख्य ईंटें उसकी ओर आ रही थीं, जिससे दम घुटने वाला दबाव उसे नीचे गिरा रहा था। बाई गेझुंग जिला जियांग ताओ स्वाभाविक रूप से जल्दी उठ गया। जब वह जागा, जू ली और जियांग जू अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। वह चुपचाप बिस्तर से उठा, जल्दी से नहाया और नीचे चला गया। घर पर जू ली हमेशा घर का ख्याल रखती थी, हर विवरण पर ध्यान देती थी। बीजिंग में आकर ऐसा अपरिचित वातावरण जूली को अनिवार्य रूप से थोड़ा असहज महसूस हुआ। एक पति के रूप में जियांग ताओ ने जूली और उनके लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट की देखभाल करने के लिए भूमिकाओं को उलटते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाई। नीचे वह जिले से बाहर चला गया और 5 मिनट से भी कम समय में उस व्यावसायिक क्षेत्र में पहुंच गया जहां उन्होंने कल रात भोजन किया था। रेस्तरां, हेयर सैलून और धूम्रपान की दुकानों के अलावा यहां नाश्ते की दुकानें भी थीं। कुछ ही दूरी पर सुबह सब्जियां बेचने वाला बाजार था। सुबह सुबह सड़क पर पैदल चलने वालों की भीड़ थी। जल्दी जल्दी काम करने वालों के अलावा कई बुजुर्ग लोग टोकरियां लेकर सुबह के बाजार की ओर जा रहे थे। जियांग ताओ यू जियांग रेंजिया रेस्तरां के सामने सड़क के उस पार रुक गए जहां उन्होंने कल रात का भोजन किया था और प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। पिछली रात हड़बड़ी में उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसने देखा कि रेस्तरां पट्टे पर दिया गया था। रेस्तरां की बड़ी कांच की खिड़की पर लीज के लिए समृद्ध दुकान लिखा हुआ एक लाल नोटिस प्रमुखता से खड़ा था। जियांग ताओ ने 2 कदम आगे बढ़ाया, अपना कोण समायोजित किया और लीज के लिए समृद्ध दुकान नोटिस के बगल में बने अंतराल से अंदर देखा।